नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के सिविक इलेक्शंस की, जिनके परिणाम अभी आ रहे हैं। खासकर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, जो भारत की तो निसंदेह सबसे रिचेस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, विद अ बजट ऑफ अबाउट 75,000 करोड़, 75,000 करोड़ का सालाना बजट, और शायद दुनिया की सबसे रिच म्युनिसिपैलिटीज में से वो एक है। तो इन नतीजों से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? बीजेपी की जो जीत का विजय रथ है वो एक बार फिर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी का विजय रथ जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, बीजेपी और उनकी पार्टनर पार्टी, अलायंस पार्टी शिंदे वाली शिवसेना, ये दोनों मिलके मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अपनी हुकूमत बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, वो उसको चलाएंगे। और ये 30 साल का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। पिछले 30 साल से शिवसेना, ठाकरे वाली शिवसेना का दबदबा रहा है, कब्जा रहा है बीएमसी पर, जो रिचेस्ट म्युनिसिपल बॉडी है भारत की। और मुंबई चूंकि महानगर है, भारत की आर्थिक राजधानी है, तो वहाँ की म्युनिसिपैलिटी पे जो कब्जा होता है, जिसका दबदबा होता है, उसके एक अलग मायने होते हैं। आफ्टर ऑल फाइनेंशियल कैपिटल की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसका मैसेज पूरे देश में उसकी गूंज होती है। तो इन परिणामों से हम क्या निष्कर्ष निकालें? क्या ऑपोजिशन के लिए मैसेज है? क्या बीजेपी एंड इट्स अलाइज के लिए मैसेज है? क्या ये जो मुंबई में हाल में एक बड़ा इंफ्रा पुश हमने देखा है, चाहे वो कोस्टल रोड बनी है, चाहे अटल सेतु बना है, नवी मुंबई का एयरपोर्ट बन रहा है, मेट्रो आ गई है, इन सब के लिए एक वोटर्स का थम्स अप है या उनकी बड़ी हामी है? क्या ये ठाकरे ब्रदर्स, जो बहुत दिनों बाद मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, उद्धव और राज ठाकरे, क्या उनके लिए थम्स डाउन है? क्या है सबके लिए मैसेज? शरद पवार और अजीत पवार मिलकर पुणे में लड़े थे, वहाँ वो हार का सामना कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? और कांग्रेस जो बुरी तरह से हारी है इन इलेक्शंस में, उसके लिए क्या मैसेज है? क्या वो इररिलेवेंट हो गई है या हार में भी उसने अपनी प्रासंगिकता बना के रखी है? तो दोस्तों, इन्हीं सब विषयों पे बात करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध कि प्लीज़, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरी बातें तर्कसंगत लगती हैं, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को शेयर कीजिए। तो फाइनल फिगर्स तो आएंगे देर रात तक मुंबई में, लेकिन 2-3 बातें बिल्कुल स्पष्ट है। एक तो शायद मेयर बीजेपी का बनेगा, निसंदेह एक बहुत बड़ी लीप है बीजेपी के लिए। सेना, दोनों राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का जो कॉम्बिनेशन था, वो हार का सामना कर रही है। और उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी हार है, क्योंकि पिछले 30 साल से बाकी महाराष्ट्र की राजनीति में, मुंबई में कुछ भी होता रहा हो, लेकिन बीएमसी पर हमेशा उनकी हुकूमत रही है, उनका कब्जा, उनका दबदबा रहा है। तो ये पहली बार वहाँ की सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं। अजीत पवार, शरद पवार मिलके लड़े थे पूना में, हार गए। अजीत पवार का भविष्य क्या है, जो पहले ही कुछ संदेह के दायरे में दिख रहा था, जिस तरह से बीजेपी उनके साथ ट्रीट कर रही थी, जिस तरह से वो बीजेपी के साथ एक धूप छांव की राजनीति कर रहे थे। शरद पवार का भविष्य क्या है? और कांग्रेस इतनी बुरी तरह से हारी है इन इलेक्शंस में, लेकिन फिर भी उसने कहीं ना कहीं ये दिखाया है कि जो ठाकरे ब्रदर्स का अलायंस था, जिसके विरोध में वो अलग लड़े, राज ठाकरे क्योंकि इस अलायंस में आ गए थे, इसलिए कांग्रेस ने मुंबई में बीएमसी इलेक्शन अलग लड़ा। तो उन्होंने कम से कम राज ठाकरे से बेहतर प्रदर्शन करके ये दिखाया है कि शायद अगर कांग्रेस के साथ रहते उद्धव ठाकरे तो उनका प्रदर्शन बेहतर होता। लेकिन बड़ा मैसेज क्या जाता है इन इलेक्शंस का? बड़ा मैसेज इनका ये जाता है कि 2024 की जो लोकसभा में बीजेपी का जगरनॉट विजय रथ, एक भारी बहुमत आने की संभावना को जो धक्का पहुंचा था, एक सेटबैक हुआ था, 2 बैसाखियों पे सरकार टिकी हुई नजर आ रही थी जून 2024 में, जेडीयू और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों पर। अब वो बिल्कुल आश्वस्त और सशक्त और एक मजबूत सरकार की तरह दिख रही है। क्यों? क्योंकि लगातार उसने एक स्ट्रिंग ऑफ इलेक्टोरल विक्ट्रीज दर्ज की हैं, चाहे वो हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हों, चाहे पिछले साल दिल्ली और फिर बिहार के विधानसभा चुनाव हों। तो उन्होंने वो दाग धो दिया है 2024 के सेटबैक का। और अब लगता है कि यहाँ पे मुंबई में जो उनका फॉर्मूला था ट्रिपल इंजन का, कि दिल्ली में भी बीजेपी लेड सरकार, महाराष्ट्र में भी बीजेपी लेड सरकार और बीएमसी में भी बीजेपी लेड हुकूमत, ये लोगों ने इसको बाय किया है, इसको स्वीकार किया है और इसको अपना थम्स अप दिया है। और इसका बड़ा कारण क्या है? ऑफ कोर्स बीजेपी की अच्छी परफॉर्मेंस, वो जिस तरह से इलेक्टोरल या
शतरंजी बिसात बिछाते हैं चुनावी, जिस तरह से उनके पास साधन हैं, जिस तरह से वो गणित बैठाते हैं, जिस तरह से वो सोच समझ के टिकट्स देते हैं और फिर पूरी मशीनरी को झोंक देते हैं अपनी चुनाव में, वो तो एक बड़ा कारण है ही। लेकिन ऑपोजिशन का जो बिखराव है वो भी उसका एक बड़ा कारण है। ऑपोजिशन में एक डीमोरलाइजेशन की स्थिति है। ठीक है, वो जो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ईसीआई पार्टिसन है, कुछ और आरोप लगाते हैं, वो सब हो सकता है अगर एक बार मान भी लेंगे उनकी बातें सही हैं, तो भी वो जिस तरह से एक निरुत्साहित ढंग से चुनाव लड़ते हैं, जनता को वो आश्वस्त ही नहीं कर पाते, विश्वास ही नहीं दिला पाते कि वो चुनाव जीतने की स्थिति में भी हैं, इसलिए वो एक के बाद एक चुनाव हारते जाते हैं। तो विपक्ष को भी कहीं ना कहीं थोड़ा इमेजिनेटिव होना पड़ेगा, थोड़ा नैरेटिव अपना सुधारना होगा। एक वन हॉर्स रेस की तरह नहीं कि हमेशा ईसीआई को कोस दें, हमेशा अनइवन प्लेइंग फील्ड को कोस दें। कुछ आप भी तो करिए, कुछ आप भी तो अपनी स्ट्रेटेजी सही बनाइए, कुछ आप भी तो दमखम से चुनाव लड़िए, कुछ आप भी तो दमखम से कैंपेनिंग कीजिए। तो विपक्ष का बिखराव, उसमें डिमोरलाइजेशन, जनता में उनके प्रति विश्वास की कमी, क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस हो रही है अब ऑपोजिशन के सामने, कि लोग मान ही नहीं रहे उनको एक क्रेडिबल विश्वसनीय विकल्प या ऑल्टरनेटिव। तो ये एक बड़ा चैलेंज उभर कर सामने आ रहा है विपक्ष के लिए, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष बहुत आवश्यक है एक जीवंत लोकतंत्र के लिए। तो बीजेपी के लिए तो बड़ा मैसेज यही है खैर कि उनका जगरनॉट, उनका विजय रथ लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है, और देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के जो फ्रंट लाइन लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर अमित शाह वगैरह के बाद जो स्टेट में रीजनल सेटअप्स हैं, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रथम पंक्ति जो है योगी, देवेंद्र फडणवीस इत्यादि की, उसमें वो खड़े हो गए हैं और उन्होंने एक तरह से मजबूती के साथ लोगों को ये दिखाया है कि वो एक सक्षम नेता हैं जिन पर लोग विश्वास करते हैं। ऑफ कोर्स मुंबई देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ पे इंफ्रा पुश मिल रहा है, वहाँ पे नए नए काम हो रहे हैं। तो ये जो 75,000 करोड़ का बजट है, जिसमें से 60% इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होता है, इससे बहुत मदद मिलेगी बीजेपी को अपनी घोषणाओं को, अपने वादों को पूरा करने के लिए। और क्या मैसेज है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की कॉम्बिनेशन नहीं चल पाई। राज ठाकरे जिस तरह से हमेशा एक नेगेटिव राजनीति करते हैं, किसी न किसी से लड़ाई झगड़े की, मराठी मानुस की, एंटी नॉन मराठी की, ये सब नहीं चलने वाला अब देश में, ये साबित हो गया है। और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा उद्धव ठाकरे को भी भुगतना पड़ा है। उद्धव ठाकरे हारे ज़रूर हैं, लेकिन पूरी तरह से डिसक्रेडिटेड नहीं हुए हैं। उनकी परफॉर्मेंस अपेक्षा इससे भी बुरी हो सकती थी, हम चलिए इस तरह कहते हैं, लेकिन बहुत बुरी नहीं है। चुनाव हारे हैं, 30 साल बाद सत्ता से अपदस्थ हुए हैं, लेकिन फिर भी एक सम्मानजनक, एक अपनी स्थिति, इज्जत बचाए, साख बचाए रखने जैसी परफॉर्मेंस तो है, नहीं तो बहुत ही बुरी स्थिति होती। तो आगे किस तरह से समीकरण बनेंगे, किस तरह से शरद पवार, अजीत पवार की इक्वेशन होगी कि आप बीजेपी अब उनको बाहर कर देगी, अजीत पवार को स्टेट अलायंस से या बनाए रखेगी, शरद पवार आगे क्या रुख अख्तियार करते हैं, अजीत पवार को क्या एनसीपी की कमान सौंप देते हैं, कांग्रेस किस तरफ जाएगी, क्या राज ठाकरे आउट हो जाएंगे अब उद्धव ठाकरे के साथ अलायंस से, एक बार फिर वही स्थिति बन जाएगी जो इन बीएमसी इलेक्शन से पहले थी। ये सब देखने की बातें हैं, लेकिन बड़ा मैसेज बीजेपी के लिए वोटर्स का एक बार फिर थम्स अप, और ऑपोजिशन के लिए थम्स डाउन। एंड ऑपोजिशन के लिए बहुत लर्निंग की अब ज़रूरत है, बहुत उनको सीख लेने की ज़रूरत है। और बीजेपी के लिए आवश्यक है कि वो जिस तरह के पोल प्रोमिसेस करती है, जिस तरह के वादे करती है, जो ट्रिपल इंजन की बात की है, अब इस जीत के बाद वो ज़मीन पर ये सब जो अपने वादे थे, जो उनके आश्वासन थे, उनको ज़मीन पर कारगर ढंग से उतारे और जनता का विश्वास और जीते। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बस बीएमसी इलेक्शंस एक इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस थे, उसके मैसेज पे मैंने आपसे चर्चा की। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को शेयर कीजिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।